चलिए दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं विश्वदीप जीएस चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 1909 का अधिनियम। तो इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम पे जो राज्य सचिव का वो थे, राज्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, वो मार्ले थे, और मिंटो थे वो वायसरॉय थे। तो इसीलिए इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पहला पॉइंट है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में भारी वृद्धि। इनमें जो पद थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिए कि इसमें प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत पहली बार मिला था। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, ये पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में कि किस अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत पहली बार मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा, विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। जो विधान परिषद जो थी उनका दायरा बढ़ाया गया। अब वो दोनों स्तरों पर, यानी केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, और वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प भी ला सकते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट है, वायसराय की कार्य परिषद में प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ये भी अक्सर वनडे एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रथम भारतीय थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में कौन थे। तो एक तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा, इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। एक्ट रहा ये 1909। तो ये भी पूछा जाता है किस अधिनियम के अंतर्गत इन्हें पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में चुना गया। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम में। इसके अलावा इसमें क्या पहली बार जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी मुस्लिमों का जो चुनाव था वो मुस्लिम ही कर सकते थे, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो एक इन्हें जो मिंटो थे उस टाइम पे जो वायसरॉय थे, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे भारत में। वनडे एग्जाम में भी आता है और बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। तो पहली बार जो पृथक निर्वाचन प्रणाली अंग्रेजों ने इस 1909 में पहली बार ये जो था इस तरह से समाज में बांटने का काम करने की कोशिश करी थी, पहली बार जो था। तो इसीलिए बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के देखेंगे तो ये जो इन्होंने जो सांप्रदायिक का जो बीज बोया, आगे चल के उससे दो राष्ट्र सिद्धांत यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत भी प्रतिपादित हुआ। मतलब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन इस कहीं ना कहीं इसी में इसके बीज छिपे हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान। यानी इन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों को, पहले तो इन्होंने मुस्लिमों के लिए किया, उसी में इन्होंने जो अलग अलग वर्ग हैं जैसे विश्वविद्यालय के लिए, इनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। ये भी पूछा जाता है अक्सर। तो आप ये पॉइंट 1909 का ये मुस्लिमों वाला ये याद रखिए, और ये इसमें वायसराय वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हैं। एक गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत इसमें। ठीक है, चलिए अगला अधिनियम पढ़ते हैं, 1919 का अधिनियम। तो इसमें 1919 का अधिनियम है। इसे बोला जाता है उत्तरदायी सरकार के लिए के रूप में जाना जाता था। उस टाइम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से बोलते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे वो राज्य सचिव थे उस समय, और चेम्सफोर्ड थे जो वायसरॉय थे। ठीक, तो इसमें पॉइंट है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर इन्हें पृथक किया गया। राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। यानी इसमें इन्होंने जो विषय थे उन्हें राज्य सूची और केंद्रीय सूची, जैसे अभी के टाइम पे 3 सूची बनी हुई हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो स्टार्टिंग जब हुई थी तो इन्हें जो विषय थे इन्होंने केंद्रीय सूची और राज्य सूची 2 में विभक्त कर दिया था। ठीक है,
तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो केंद्र प्रांतीय विधान परिषदों पर जो केंद्र का है वो नियंत्रण कम करने के लिए इन विषयों का बंटवारा किया था। अब प्रांतीय विधान जो विषय थे इन्होंने दो भागों में उन्हें बांटा था। पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित जो विषय थे उन पर गवर्नर का शासन था मंत्रियों की सहायता से, और जो मंत्री थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तो ये एक तरह से द्वैध शासन का टाइप का था। और आरक्षित जो विषय थे, गवर्नर का कार्यपालिका की परिषद की सहायता से इन पर शासन किया करता था, और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे। यानी एक ही जगह एक कुछ मेंबर तो थे जो वो उत्तरदायी हो रहे थे, और कुछ शासन के में रहने के बावजूद उत्तरदायी नहीं थे। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया। इसमें द्विसदनीय यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन इसी अधिनियम के जरिए किया गया। दोनों के बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। चौथा पॉइंट है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना जरूरी था। ये इसमें बदलाव किया गया, 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना जरूरी था। अब जो हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा था उसमें इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन वो बनाया था, वो सांप्रदायिक के आधार पर इन्होंने और लोगों के लिए भी कर दिया। यानी सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारण कर दिया इस अधिनियम के जरिए। और जो संपत्ति कर शिक्षा, ये संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। अब लंदन में उच्चायुक्त का पद, 7वां पॉइंट है, लंदन में जो उच्चायुक्त था उसका पद क्रिएट किया गया, और वो भारत सचिव के जो कार्य थे उसमें से कुछ कार्य उन्हें उच्चायुक्त को ट्रांसफ़र कर दिए गए। लोक सेवा आयोग के गठन का लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पहली बार अलग किया गया, और एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 1909 और 1919 का। तो आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, इसमें से दोनों में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।